हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं जुलाई करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 5 को लेकर। और हम इसी के साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जून के सारे करंट अफेयर जो सीरीज थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, और जुलाई के भी पहले के 4 पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप वो सारे वीडियोस को भी देख लें, ताकि आप जब कोई ये जो एमसीक्यू एनालिसिस जब होगी जुलाई के या आगे के पार्ट्स की, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, उसके साथ ही एग्जाम्स में भी बेहतर कर पाएँ। तो सारे का लिंक सारे वीडियोस के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही ऊपर आई आइकन में भी आप वहां से डायरेक्ट उस वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं और सारे वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 5। इसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। इंडिया पॉलिसी ऑन क्रिप्टो करेंसीज। ये इसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लिखेंगे। और ये क्यों था न्यूज़ में? क्योंकि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि रिकमेंड किए इंडिया को कि बैन करे सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। ये क्या होते हैं मैं उसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा। पहले देख लेते हैं न्यूज़ में आखिर क्या किस किस वजह से थी। तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल जितनी भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज वो लोग साथ में मिले, और उसके बाद उन्होंने एक कमिटी बनाया और उसके बाद डिसाइड किया कि सारे जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन किया जाएगा। और शायद अब मैंने आपको याद होगा कि जून मंथ की करंट अफेयर सीरीज में मैंने पढ़ाया था कि लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी है जो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इम्पोर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में मैंने डालने को कहा था। उसके अलावा रिजर्व बैंक इंडिया जो है वो भी बोल रहे हैं कि लगातार वो वार्न कर रहे हैं सभी को कि आप लोग प्लीज ये क्रिप्टो करेंसीज को यूज करना बंद करें, इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो क्या रिस्क है, क्यों रिस्क है, ये सब हम अब धीरे धीरे आगे देखते हैं। तो ये क्या किया, ये जो रिकमेंडेड किया गया कंप्लीट बैन के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनका जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं इनका ना ही कोई सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी होता है और ना ही कोई सेंट्रल वैलिडेटिंग एजेंसी होता है। जैसे हमारे जो भी रुपया हैं या यूएसडी डॉलर होते हैं जो यूएस के हैं, या पाउंड हुए, या ये सब जो भी करेंसी है इनका एक रिजर्व बैंक हुआ जैसे हमारे रुपया के लिए, वैसे ही एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो सारे हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इनका ओरिजिनलिटी और इनका जो भी लेन देन है ये उनको गारंटी करेंगे। इसलिए आप शायद नोट पे देख सकते हैं कि हमारे जो भी गवर्नर होते हैं उस वक्त के, जिस वक्त वो नोट रिलीज होते हैं उस वक्त के गवर्नर का साइन होता है उन पे। तो इसलिए उनके द्वारा ये गारंटी दिया जाता है कि आप इस नोट से किसी भी तरह का आप जो लेन देन है वो इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बहुत बड़ा थ्रेट है ऑफिशियल करेंसी और मॉनेटरी सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि आप यही देखिए, अगर यदि आपके पास बहुत मात्रा में अगर आप क्रिप्टो करेंसीज यूज करने लगेंगे तो क्या होगा, जो हमारे जो ऑफिशियल करेंसीज है जो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं उनके ऊपर थ्रेट होगा। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी भी बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से अगर यदि स्टार्ट होने लगेंगे और उनका यूज होना बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे हम ये जो करेंसी है इसका जो था वो हम खोने लगेंगे। उसके अलावा कि हम ये जानते हैं कि अब ये क्रिप्टो करेंसी को कैसे ये ऑपरेट होती है, क्या होती है इसमें। तो ये इसको यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी एक सिक्योरिटी है जो उसके तरीके से यूज होता है, जो कि मनी के तौर पे स्टोर किया जाता है। मतलब ये एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन वाइज में हम बनाते हैं, और उसके बाद एज ए मनी नहीं, ये डिफरेंट लोगों के पास ये सेव रहते हैं। तो अगर किसी एक के पास भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाएगा, ये रहेगा दूसरे के पास, तो हम उसको से वापस रीयूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा दे रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन, जो मैंने अभी बताया आपको। ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन क्या हुआ, जैसे आप चेन बना लिए, अगर आपके पास कुछ है डॉक्यूमेंट, आप उसका फोटो कॉपी करा लिए और फोटो कॉपी करा के आप अपने सारे फैमिली मेम्बर जितने भी भाई बहन हैं सबके पास वो उस डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी करा लिए, और उसके बाद फिर आप कल को जा रहे हैं कहाँ, कल जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए, और जब मार्केट गए तो आप पता लगा आपके बैग को किसी ने चोरी कर लिया। तो आपका डॉक्यूमेंट्स तो चला गया, बट नहीं, इस जगह में आपका डॉक्यूमेंट्स बच गया क्योंकि आपने इसका कॉपी करा के अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को दे दिया था। तो इसी तरह का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये जो क्रिप्टो करेंसीज है यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये माना जाता है कि बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है जब तक कि कोई मास्टरमाइंड हैकर इसे किसी तरह से गलत यूज ना करे।
चलिए देखते हैं फिर इसके कितने सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, रिपल हुआ, लिटकॉइन हुआ, ये सब इसके एग्जांपल है। और हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था ये इथेरियम से रिलेटेड कि ये है क्या। तो ये क्या क्रिप्टो करेंसी है या मैलवेयर है, मतलब वायरस है या क्या है। तो उसमें देना था कि ये क्रिप्टो करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ है इसमें आया है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करना ये फायदेमंद है देश मतलब हमारे लिए या नहीं। तो माना मैंने पता चला है कि जो बहुत सारे जुरिस्डिक्शन, बहुत सारे कंट्रीज जैसे कनाडा, थाईलैंड, रशिया और जापान जैसे देश, ये लोग इतने डेवलप मतलब होने के बाद भी ये लोग अभी इस करेंसी को रेगुलेट करके अच्छी तरीके से यूज भी कर रहे हैं। तो हम इस जगह में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या और भी दूसरे देश क्यों नहीं आ पा रहे हैं, और ये लोग क्यों अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, और ये लोग बैन भी नहीं किए हुए हैं जैसे हमने, और जैसे हमारे आरबीआई और गवर्नमेंट ने बैन करने के लिए कहा। ये बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन को विद इन द परव्यू ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ टेरर लॉस। ये बोल रहे हैं कि ये लोग इस तरह से यूज करते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सकें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो और टेरर लॉस जो भी हो उसको अच्छे से प्रिवेंट कर सके। ताकि यहाँ तक कि चाइना भी जो है वो हमारे से भले ही हमारे लाइन में आसपास में पड़ते हैं, बट वो कम मात्रा में, पर जरूर वो चाइना भी अपने कोई क्रिप्टो करेंसीज को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है, मतलब अभी तक पाया नहीं गया है ऑफिशियली किसी डेटा में, कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी का कुछ इलीगल यूज हुआ है। बस हम ये जानते हैं कि इसका कोई पेरेंट बॉडी नहीं है, इसका कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक कोई इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है, इसका कोई मास्टर पेरेंट नहीं है। बट हाँ, पर आज तक तो अभी क्रिप्टो करेंसी का इलीगल यूज भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ये सब मान के ये सारे कंट्रीज अभी भी यूज कर रहे हैं। ये मैं आप शायद इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी का, इसका ब्लॉकचेन डायग्राम है। वो ब्लॉकचेन के बाद ये बिटकॉइन का लोगो है, शायद आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे। तो ये ब्लॉकचेन के माध्यम से ये इसको एक बिटकॉइन मिल गया। उसके अलावा हम अगर यदि देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के एडवांटेज क्या क्या हैं। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जगह में हम लोग फाइनेंशियली डील करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक क्या है, वर्चुअल मनी है। तो वर्चुअल मनी को तो हम लोग कैश टू कैश देंगे नहीं, जिसका हमेशा अगर वर्चुअल मनी आप डिजिटाइज वे में दे रहे हैं तो उसका अकाउंट आप हमेशा आपके पास रहेगा, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। उसके बाद इजी इंटरनेशनल पेमेंट्स होगा आसानी से, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। जैसे आपने देखा ये 6-7 कंट्रीज है इन लोग के पास है, तो इजीली इंटरनेशनल पेमेंट्स भी हम कर सकते हैं। जैसे जापान से हमको कुछ खरीदना है तो हम बिटकॉइन देके हम ले सकते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को ये प्रोवोक करेगा, क्योंकि सिंगल अगर बिटकॉइन का हम लोग आगे बढ़ते हैं बिटकॉइन से, तो बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में अगर बिटकॉइन एक ही बिटकॉइन है, ना कि डॉलर और रुपया जैसा हम लोग को हेर फेर करना पड़ता है, पर बिटकॉइन तो एक ही रहेगा। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को लेके भी ये प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा डिजिटल एंड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, बहुत सारे डिजिटल हम लोग आगे आगे जाके और भी अच्छे अच्छे इस तरह के क्रिप्टो में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर कुछ एक चीज़ का शुरुआत होता है तो धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद होता है नो काउंटर फिटिंग, कुछ भी किसी भी तरह का कोई काउंटर फिटिंग होने का कोई चांसेस ही नहीं है इसमें। तो ये सब थे इसके एडवांटेजेस किसके, क्रिप्टो करेंसी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनल एयर कनेक्टिविटी, जिसे हम उड़ान बोलते हैं। और ऑफ कोर्स ये उड़ान है तो हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ही लिखेंगे। एक और उड़ान मिलेगा, वो UDAAN, वो हम आगे आने से हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। फिलहाल उड़ान, जिसमें सिंगल ए है, और सिंगल ए ही एविएशन को डोनेट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। डबल ए हुआ तो एविएशन को नहीं, सिंगल है तो एविएशन मिनिस्ट्री को ये अपना ये लेते हैं। उसके अलावा ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 8 और रूट्स, जिसमें से 2 है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के रूट्स, ये मतलब टोटल 8 रूट्स को वापस मतलब और भी ऐड कर लिया गया है रीजनल कनेक्टिविटी में, ताकि उड़े देश का आम नागरिक, जिस जो उड़ान का फुल फॉर्म है, ये इसके अंदर 8 और रीजनल रूट्स को ऐड किया गया है। ऑलरेडी बहुत सारे रीजनल रूट्स थे, पर जुलाई मंथ में 8 और रीजनल रूट्स को लिया गया, और जिसमें से 2 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं। ठीक है, अब कुछ उड़ान से रिलेटेड जान जाए कि उड़े देश का आम नागरिक क्या है ये। तो इसे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2017 में, यानी 2017 में हुआ था लॉन्च। उसके अलावा पर ये बोला गया था कि ये जो स्कीम था उसका एक जो की कंपोनेंट था वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी से आया था। और ये जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है ये 2016 में आया था।
पर लेकिन जो उड़ान स्कीम है, सिविल एविएशन पॉलिसी है, वो 16 में आया था, बट ये उड़ान स्कीम 2017 में आया था। हो सकता है ये दोनों को इंटरचेंज करके भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2017 में आया था, उससे पहले उड़ान 2016 में आया था। तो इस जगह में आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान से मैंने इस दोनों को और अच्छे से हाईलाइट करके आपको बताया। उसके अलावा इस उड़ान स्कीम से रिलेटेड हमें ऑब्जेक्टिव क्या पता चल रहा है, तो आप वैसे ही अंदाजा लगा पा रहे हो कि इससे क्या होगा। इससे क्या होगा, मेकिंग इट चीप एंड अफोर्डेबल, मतलब फ्लाइट्स को जितने भी है चीप और अफोर्डेबल हो। आप भी खुद भी अगर ट्रैवल किए होंगे तो पता होगा आपको कि अभी 1000 और 800 900 से भी फ्लाइट्स अवेलेबल रहते हैं, जो भी फ्रिक्वेंट अहमदाबाद से मुंबई या इस तरह का जो फास्ट बहुत ही हेविली ट्रैफिक एरिया है, वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते फ्लाइट्स भी अवेलेबल रहते हैं आधा एक घंटे पे। तो ये सब अभी किया जा रहा है, सब कुछ है वो उड़ान स्कीम के अंदर है। और ऐसा कैसे वो कर पाए कि ये फेयर जितने भी उसको कम कर पाए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया, कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ उनको। जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो ठीक है, हमें अपना उस तरह का जब सब्सिडी मिल गया, एक अमाउंट है। अगर वो 2000 लेते थे, 2000 के ऊपर जब सब्सिडी और टैक्स वगैरह लगा के 3000 3,500 पड़ते थे, जब उनको वो सब माफ मिल गया तो ये अपना रीजनेबल रेट लेना शुरू कर दिए। इसलिए उड़े देश का आम नागरिक इतना अभी सफल हुआ अभी तक, और आगे और भी बहुत सारे होने जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, और रिसेंट अभी कौन आया है, वो एक बार जरूर उसे गूगल थोड़ा कर लें और अपने दिमाग में भी चिपका लें, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को हम यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज में लिखेंगे। हम इंडेक्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये पहले मुझे आपको क्लियर करवाना है। हम इंडेक्स में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारे इंडेक्स होंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जहाँ पे हमें कोई सोर्स नहीं मिलेगा। वो अगर सिंगल बॉडी है, उसका कोई और भी दूसरे जगह में अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम इंडेक्स में लिखा करेंगे। बट जो सिंगल, मतलब हम ऑलरेडी यूएन एंड इट्स बॉडीज का एक मतलब फोल्डर बना चुके हैं, तो हम ऐसा करेंगे, मैक्सिमम ऐसा डेटा को लेंगे ताकि उसमें डाल सकें। क्यों? ताकि हमको उसे जब वापस निकालने वक्त ना सुविधा होगा कि ये यूएन एंड इट्स बॉडीज के अंदर ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसलिए ये इंडेक्स को हम यूएन एंड इट्स बॉडीज में लिख रहे हैं। अब जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल 2019 में इसका एक और इंडेक्स को रिलीज किया गया। और ये इंडेक्स जो होता है वो 80 इंडिकेटर्स पे बेस होता है। 80 इंडिकेटर्स मतलब 80 जो भी पॉइंट्स होंगे, ये सब चीज अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। और जब टोटल पॉइंट्स 80 80 जितने लोग हैं उस सारे में जब पॉइंट्स मिल जाएगा तो उसको टोटल करेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे कि इसको कितना ज़्यादा आया, उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार ये ज़्यादातर जो अपना मतलब जो थीम के साथ जो आए वो थे कि क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स, मतलब द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। इस बार वो पूरा फोकस अपना मेडिकल और इनोवेशन से, मेडिकल इनोवेशन और हेल्दी लाइफ से रिलेटेड ही रखें। तो इसलिए कहा जाता है कि इस बार कमिंग जनरेशन के लिए मेडिकल इनोवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हालत हो रही है हम सब की, और जैसा ये कोरोना जब से आ गए, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये थीम जो बना था उस वक्त तो कुछ थी भी नहीं। तो क्या सोच के वो लोग करना बैठे थे, और जो अभी बहुत ज़रूरत पड़ भी रही है ये इनोवेशन इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसे, हाँ ये तो मैंने बता दिया यूएन एडेड बॉडीज़ के द्वारा ये निकाला जाता है, पर ये क्या है, मतलब इसे निकाला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो था ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले सेक्शन, मैंने इसको भी अच्छे से डिस्कस किया था जून मंथ के सीरीज में। ये WIPO और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है जो कि बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उसके मतलब ये दोनों के मदद से ये WIPO इस इंडेक्स को निकालता है। उसके अलावा इंडिया का यहाँ पर रैंक है लगभग मतलब इंडिया हैज बीन इम्प्रूव्ड एज इट हैज रीच 52 पोजीशन इन 2019। हमारा रैंक 2019 में, मतलब इस वक्त पिछले साल जो था वो 52 पोजीशन था, और 2018 में 57 पोजीशन था। पर उसी के साथ हम अगर जब ये देख रहे हैं कि क्या हमारा कितना चेंजेस जो आया, बस 5 का नहीं, हमने बहुत सारे ये जो इनोवेशन सेक्टर में हमने मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जो अभी ग्लोबल लेवल पे और भी उभर के जल्द ही आने वाला है, और धीरे धीरे आ भी जाएगा। बट ये जो कोरोना की वजह से शायद हम अफेक्ट हो गए हैं और थोड़ा रेट हमारा फिर से गिर गया है, बट हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और सदर्न एशिया में तो हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी हमें माना भी गया है, ऐसा
ग्लोबल कंट्रीज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो बहुत ही खास है, काला अजहर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके अलावा भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए भी रखिए, क्योंकि जिस तरह का बीमारी और ये बढ़ रही है, तो आपको मैक्सिमम सारे ये सब जो कॉमन डिजीजेज होते हैं इसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। और जैसे ये डिजीज है तो इसको ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये पाया गया है कि ये न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि देखा गया कि ये जो काला अजहर है, ये क्या हो रहा है, जब ट्रीटमेंट सबको रिकवर कर जा रहा है पेशेंट, उसके बाद भी वो इन्फेक्ट कर रहा है। मतलब उनको दवा दिया गया, वो सारे मेडिसिन से काला अजहर से रिकवर भी कर लिए, फिर भी जाके वो इन्फेक्ट कर रहे हैं दूसरे पेशेंट को, तो इसीलिए ये न्यूज़ में बन गया। तो ये काला अजहर के बैकग्राउंड अब देख लेते हैं। काला अजहर जो था वो एंडेमिक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया कि इंडिया के आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है आसपास में, तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगर बांग्लादेश अगर भी होता है तो बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास में जो है टोटल 119 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 4 कंट्रीज मैंने जैसा बोला, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये चारों कंट्रीज मिला के 119 डिस्ट्रिक्ट में ये काला अजहर का प्रकोप पाया गया। और कहा जाता है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है इन द वर्ल्ड। पैरासिटिक किलर, ये पैरासिटिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ये तो बोल ही दिए। उसके अलावा ये है कि इसका जो एलिमिनेशन है ये तब डिफाइन होता है जब किसी एरिया में ये कहा जाएगा कि अब ये एरिया काला अजहर से मुक्त है, तब जब एक केस होगा 10,000, वहां पे अगर 10,000 लोग हैं तो उसमें से एक केस अगर निकलता है तब माना जाएगा कि ये काला अजहर वहां पे नहीं है। पर उससे अगर ज्यादा हुआ तो माना जाएगा काला अजहर है अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काला अजहर जो है विसरल लिशमानियस, ये एक इसका नाम है, जो कि जिसे हम काला अजहर बोलते हैं, उसके अलावा ब्लैक फीवर बोलते हैं, उसके और दुमदुम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो होता है ये प्रोटोजोआ पैरासाइट से है। मैंने जैसे ऊपर आपको बोला पैरासिटिक किलर है, उसी तरह से ये जो कॉज होता है इसका प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है, ऑफ द लेशमानिया जीनस। मतलब ये जो इसका जो फैमिली है, यहाँ पे नाम जो आया विसरल लेशमानियस, उसी का ये है, लिशमानिया जीनस से। उसके अलावा ये माइग्रेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स में, जो भी हमारे पेट के या शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके उसी से वो माइग्रेट करते 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 मूव करता है, और जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ उनको इन्फेक्ट करते जाता है ये पैरासाइट। उसके अलावा पैरासाइट का काम क्या होता है, पैरासाइट तो आपने पढ़ा ही होगा अपने स्कूल्स के लेवल के साइंस के बुक में, कि ये जो पैरासाइट होते हैं वो खुद का कुछ नहीं बनाते, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो ये लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। स्प्लीन वो पार्ट हुआ जो स्टमक और इसके बीच में आता है, एक बहुत छोटा सा आपको रेड कलर का, मोस्टली रेड, और वो क्या बोलेंगे, क्राउन, जो डार्क रेड कलर का आपको दिखेगा, आप गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो ये बोन मैरो भी हुआ, ये सब एरिया में ये मूव करते हुए ये पैरासाइट फैलते जाता है और काला अजहर का सिम्टम्स शो करते रहेगा। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। फीवर होगा, वेट लॉस होगा, फैटिक होगा, मतलब चक्कर आना, एनीमिया होगा, कमजोरी, इस तरह का मतलब सारे आयरन वगैरह का कमी आ गया। सब्सटेंशियल स्वेलिंग होगा लीवर और स्प्लीन में, वही स्प्लीन जो बताया मैंने उसमें, और लीवर में हल्का हल्का धीरे धीरे करके वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये सब होना शुरू होता है तो काला अजहर होता है। और पेट आप एक तरह से देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये पैरासाइट जाएगा, पूरा पेट को फुला देगा। आपका जो पेट दिख रहा है बाहर से वो एकदम फुला हुआ रहेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कि मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, पर लेकिन कभी कभी ये भी पाया जाता है कि उनके पेट बहुत फूल जाते हैं सिर्फ ये काला अजहर की वजह से। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, और जिसे हम ऑफकोर्स ये लेबर है तो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर लिखेंगे। पर इस ईयर को याद रखने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ईयर बहुत ही खास है। ये ईयर बहुत ही खास है। ये हमारे जो ब्लैक ईयर्स में से जो भी थे उनमें से इस ईयर्स को काउंट किया जाता है, क्योंकि ये 76 इमरजेंसी के टाइम में ये एक्ट को लाया गया था। तो अब देखते हैं क्यों लाया गया था, कैसे लाया था, और ये अभी फिलहाल न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि पाया गया है कि जो कन्विक्शन रेट थे ना, वो बहुत ही कम दिखते हैं हमेशा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिकली ये बहुत है, बट कन्विक्शन रेट मतलब जो केसेस सामने आती हैं वो बहुत कम है। जब केसेस सामने आ रही है तो
तो फिर ये जब एक्ट है तो एक्ट का कोई क्यों फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, और इतना रेट दिखता क्यों नहीं है, जबकि प्रेजेंटली एज अ मतलब बॉन्डेड लेबर हर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर कहीं ना कहीं किसी तरीके से पाया गया है। तो देखते हैं इसका पॉसिबल रीजंस क्या होगा। जनरल सोशल बायस जनरल सोशल बायस होगा। ये सब मतलब पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं ये सब से कुछ होना नहीं है, मैं क्या करूंगा, गरीब आदमी हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या भरूंगा, दोबारा मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा दूसरी जगह में अगर इस तरह से मैं करूँ तो। उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्डेड लेबर्स बीइंग माइग्रेंट्स, मतलब माइग्रेंट्स लोग जो लोग हैं, अब जो यूपी बिहार या किसी और स्टेट से अगर महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे एरिया में जाते हैं माइग्रेंट्स एज अ वर्कर, वहाँ पे वो जाके अगर बॉन्डेड लेबर करने लगे तो वहाँ पे उनका तो कोई है ही नहीं, वो सोच के वो बैठते हैं कि हम तो अगर यहाँ पे कुछ एक्शन लेने जाएंगे तो जो भी चार पैसा कमा रहे हैं वो भी हमें नहीं मिलेगा इनसे भी, और दूसरे जगह भी जाएंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से वो विटनेस ही नहीं बन पाते हैं माइग्रेटरी नेचर को प्रूफ करने के लिए कोर्ट में या किसी ट्रायल के वक्त, तो ये कभी भी केस ठीक से उभर के सामने ही नहीं आ पाया। उसके अलावा जो डीएम एसडीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये लोग भी क्या होते हैं कि उतना प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते हैं जितना जुडिशियल कोर्ट्स में रहते हैं। तो इस सब वजह से क्या हो रहा है कि इतना हम लोग ये जो कन्विक्शन रेट है ये उतना मिल नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो हम ये अब जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो एक्ट है, इस एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने बोला 1976 को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इधर उधर होगा, पर इमरजेंसी के टाइम में लेबर लोग के लिए कुछ अच्छा किया गया था, ये बस ध्यान में रखिए। इमरजेंसी के टाइम 1976 में लेबर्स जितने हैं उनके लिए कुछ किया गया था ताकि बॉन्डेड सिस्टम को थोड़ा एबोलिश कर सकें, ये चीज़ से आप ध्यान में रखिए 1976। उसके बाद ये एक्ट को जो इम्प्लीमेंट करा जाएगा वो कंसर्न जो भी स्टेट और यूटीज होंगे उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाएगा। ये एक्ट तो निकाल दिया गया सेंट्रल के द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, बट इस एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा जितने भी स्टेट है, क्योंकि ये जो लेबर ये जो होती है ये स्टेट सब्जेक्ट होती है, तो स्टेट को ही फॉलो करना होगा। सॉरी स्टेट सब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये वहां से निकाला गया, पर ये स्टेट्स और यूटीज को अच्छे से फॉलो करके ये देखना पड़ेगा कि लेबर लोग को ये बॉन्डेड लेबर का एक्ट का फायदा मतलब उनके ऊपर कुछ अत्याचार तो हो नहीं रही है, तो ये सब चीज देखना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेबर में विजिलेंस कमेटी भी टाइप के बैठे रहेंगे, वो जाके क्रॉस चेक करेंगे, हर कंपनी या हर ऑडिट टाइप का करेंगे कि एज अ विजिलेंस कि अभी भी ये कहीं पे बॉन्डेड लेबर चल रहा है कि नहीं, और अगर चल रहा है तो ये लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो उनको लेबर्स को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे है सतलज यमुना लिंक कैनल, इसे हम स्टेट से न्यूज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये कैनल और लिंक से रिलेटेड है, तो जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है वो स्टेट्स बन जाते हैं न्यूज में। तो इसलिए देखते हैं क्या हुआ था न्यूज में, आखिर ये क्यों था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पंजाब हरियाणा और सेंटर को, मतलब सेंटर एज अ मीडिएटर हो गए और पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स, इन दोनों को सॉर्ट आउट करने इस लिंक कैनल इशू को, वो भी फ्रेंडली नेचर मतलब एमिकेबली, मतलब हो गया फ्रेंडली नेचर, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपस में सॉरी आपस में ही डिस्कस करके इसे सॉल्व कर ले। अब ये कंट्रोवर्सी है क्या, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्या हुआ था, मैं अगर हिस्ट्री में अगर जी जाता हूँ तो हरियाणा का तो क्रिएशन आप जानते हैं कि पंजाब को काट के पंजाब से अलग करके किया गया था, जैसे झारखंड का बिहार से, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से, और तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से। तो ये सब जो हुआ था ये 1966 में हुआ था हरियाणा का क्रिएशन। उसके बाद जब क्रिएशन हुआ तब तो अब क्रिएशन तो होने का हो गया, उसके बाद पानी के लिए तो होना है कि मुझे इसे इतना चाहिए हमें उतना चाहिए, तो वो सब करने के लिए दो रिवर्स आते हैं, रवि और ब्यास, ये ध्यान में रखिएगा, रवि और ब्यास, जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन से रिवर्स है कनेक्टेड इस इशू से रिलेटेड, तो रवि और व्यास। तो ये दोनों रिवर के पानी को लेके आपस में ये लोग का स्टार्ट हो गया कि हमें इतना पानी चाहिए, हमें इतना पानी चाहिए। और तो इसी बीच में जब ये सब इशू चल रही थी 1966 में सेपरेट होने के बाद, 1976 वही बॉन्डेड लेबर और इमरजेंसी के ड्यूरेशन में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट मतलब एमएएफ दिया गया, जो कि पहले जब डिवाइड पूरी तरह से पंजाब और हरियाणा एक थी तो उस वक्त 7.2 एमएएफ मिलता था पूरे स्टेट को, मतलब पंजाब हरियाणा ऑल टुगेदर दोनों को मिला के। तो अब उसमें से जब डिवाइड हुआ तो 3.5 इधर मिला और पंजाब को चला गया यानी 3.7।
तो अभी भी पंजाब को ज़्यादा ही है उस मायने में। तो ये सेंटर के द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा दिया गया कि आप लोग इस तरह से कर लीजिए। पर क्या हुआ, ठीक से फिर भी वो मान नहीं रहे थे और आगे जाके 87 में एक ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसका नाम था इराडी ट्राइब्यूनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो पंजाब और हरियाणा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप अगर स्टेट पीसीएस का भी लिखते हैं तो इराडी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आप अच्छे से कहीं भी किसी कोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था जजमेंट। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जज जो सॉरी इराडी ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट जज वर्सेस वी बालाकृष्णा इराडी, जिन्होंने इसे हेड किया था इस ट्रिब्यूनल को, इसलिए इस ट्रिब्यूनल का नाम इराडी ट्रिब्यूनल बना। और ये 87 में हुआ था, ठीक 11 साल बाद। और इन्होंने रिकमेंड किया था ताकि इंक्रीज करे शेयर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टू 5 MAF एंड 3.83 MAF रेस्पेक्टिवली। मतलब कि टोटल जब पंजाब को मिलता था, जब टुगेदर था तो 7.2 मिलता था, और डिवाइड करने के बाद 1976 में ये बताया गया कि 3.5 और 3.7 मिलेगी पंजाब और हरियाणा को। पर 87 में इरादी ट्रिब्यूनल जी ने उन्होंने रिकमेंड किया था ताकि बढ़ाया जाए पंजाब का शेयर 5 MAF 3.7 से और हरियाणा का 3.5 से 3.83 किया जाए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा इंक्रीज करने बोला क्योंकि डिमांड बहुत हो गया और वो बहुत ही फर्टाइल एरिया जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको पानी की सख्त जरूरत है। और गर्मियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा महामारी हो जाती है, तो इसलिए उनको सख्त ज़रूरत है। पर लेकिन ये इशू ठीक से काम हो नहीं रही थी, तो क्या हुआ, जो ब्यास की जो ट्राइब्यूटरी थी उसमें एक कैनल लिंक करने का एक प्लान आया, और जो कि सतलज विद द यमुना, इन ये तीन नदी से रिलेटेड है। क्या, सतलज यमुना लिंक। सतलज यमुना देख नाम से तो आपको पता चल रहा है। उसके अलावा ये ट्रिब्यूटरी एक ब्यास का उसके साथ मिलके ये कैनल को लिंक किया जाएगा और वो कट करेगा अक्रॉस द स्टेट। ये प्लान बनाया गया। उसके बाद फिर क्या पता चला, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट, जो कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान यानी तीन स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट भी इसी के ऊपर साइन हुआ। इस किसके ऊपर, ये जो कैनल के ऊपर, ताकि तीनों अपना हिसाब से जो भी डील फाइनल होगा उसके हिसाब से वो लोग शेयरिंग करेंगे। धीरे आगे जाके पता चल रहा है कि पंजाब में कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज आने लगे 2004 पहुंचते पहुंचते, कि वहाँ के जो 2004 के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने ये एक अपने असेंबली में पास कर दिया, द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004। मतलब ये जो एक्ट, जो भी एक्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे ट्रिपटाइट एग्रीमेंट या इसम, उससे वो लोग टर्मिनेट करना चाह रहे हैं और वहाँ के असेंबली ने पास कर दिया, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम आगे जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए वाटर शेयरिंग को लेके। तो ये सब चीज, अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक पे। व्हाट इज फ्लोर टेस्ट और ट्रस्ट बोर्ड, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में लिखेंगे। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेपरेट टॉपिक है, जो कि किसी भी हमारे बनाए हुए सेक्शन में मैच नहीं खाता है, सिवाय एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। ये एक फ्लो टेस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है इस टेस्ट को, ताकि पार्लियामेंट में अच्छी तरीके से वर्क हो सके। तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वाले सेक्शन में ही लिखेंगे, जहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन या यूपीएससी का ये सब जहाँ पे हम लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या है, क्या आखिर फ्लोर टेस्ट, ये वो है ताकि डिटरमाइन कर सके कि गवर्नमेंट में अभी कॉन्फिडेंस दिखाने की पावर है कि नहीं, मतलब उनके जो भी मेजोरिटी है वो है कि नहीं उनके पास। जब भी अपोजिशन या किसी पार्टीज को लगता है कि ये अपोजिशन स्पेशली कि लगता है कि नहीं, अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो कॉल करते हैं फ्लोर टेस्ट को। और अगर फ्लोर टेस्ट अगर आया तो स्पीकर को ये फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद देखते हैं कि क्या उनके पास मेजोरिटी है कि नहीं है। तो ये कैसे होता है ये देखते हैं। बोला जाता है कि अगर गवर्नमेंट जो भी है, जैसे मैंने बताया कि उनका मेजोरिटी को क्वेश्चन होता है, तो लीडर ऑफ द पार्टी, यानी अगर जो भी लोकसभा में अगर है तो मोदी जी, या इनको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा ताकि उनका मेजोरिटी है या नहीं। अगर उनमें से कोई एमपी या एमएलए, यहाँ मैंने एमएलए लिखा है स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अगर वो है जो
कि एब्सेंट रहते हैं ड्यूरिंग जब वोटिंग, ये जब कॉन्फिडेंस दिखाने के वक्त अगर वो एब्सेंट रह गए तो उनके वोट को तो ऐसे भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, भले ही वो उनके साथ हो, अगर जो लोग प्रेजेंट हैं उनका ही वोट काउंट होगा, और जो लोग नहीं हैं तो उनका तो वोट काउंट नहीं। जो लोग प्रेजेंट रह के जितना वोटिंग होगा और मेजोरिटी अगर मिल गया गवर्नमेंट को, तो उतना कहा जाता है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस दिखा पाए हैं, तो वापस से वो अपना सरकार जैसा चल रहा था चला सकते हैं। अगर नहीं कॉन्फिडेंस दिखा तो सरकार भंग हो जाएगी, जो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ये हुआ, और शिवराज सिंह चौहान जी वो वापस से एज ए चीफ मिनिस्टर आ गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या फिर बोल रहे हैं कि ये जो वोटिंग होती है ये ओरली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा भी, या बैलेट प्रोसेस के द्वारा। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन के हिसाब से कि अगर ओरली करा रहे हैं और शांति मन से हो जा रहा है, ज़्यादा शोर शराबा के बिना, और स्पीकर को कोई क्लियरिटी हो रही है कि हाँ ये सब कुछ साथ में है, तो फिर ठीक है। और नहीं होने से अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है या इक्वल इक्वल लग रहा है, 50-60% का दोनों तरफ ऊपर नीचे हो रही है, तो उस सिचुएशन में वो लोग बैलेट प्रोसेस या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी यूज करके करवा सकते हैं। उसके साथ ही एक और टॉपिक है कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट। ये फ्लोर टेस्ट है, ये कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट तब होता है जब कि हम जबकि ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि मोर देन मतलब वन, एक से ज्यादा पार्टी को लग रहा है कि हम फ्लोर टेस्ट में अच्छे कर पाएंगे। जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट में ये हुआ था इशू कि बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी के उन लोग के जो भी एलाई है, वो दोनों पार्टी सोच रहे थे हम फ्लोर टेस्ट में सक्सेस करेंगे। तो इस सिचुएशन में होता है कि स्पीकर कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट बुलाता है, और उसके बाद सभी पार्टी के मेंबर्स को वहां रहना पड़ता है, और जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे और प्रेजेंट रह के जो वोटिंग जिस हिसाब से करेंगे, जिनका मेजोरिटी है उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए, जिसे हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फ्रेंडली ये क्लाइमेट चेंज में इसमें लिखेंगे। इसे ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जो ईपीसीए है वो उन्होंने कहा कि एयर पॉल्यूशन का जो दिल्ली का है उसे कम किया जाए। किस तरह से, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बहुत बिगाड़ रहे हैं पोल्यूशन का, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने से ऑक्सीजन मतलब अपने से जो पोल्यूशन निकाल रहे हैं पुराने गाड़ियों से, वो सब पे काबू किया जाए। तो उन्होंने ईपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया ताकि आप कुछ इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ईपीसी एक्चुअली है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा बनाया गया बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद ये बॉडी को बनाया गया था, और इसे पर ये जैसा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है, पर ये कोई किसी एमपीएमएलए ने नहीं इसे स्टार्ट किया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिल्ली के जैसे पॉल्यूशन हो रहे हैं उसको नजर देते हुए एक ईपीसीए बनाया जाए। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने फिर ये बनाया था। तो अब कुछ ईपीसीए के बारे में भी जान लेते हैं। इससे जैसा कि बताया, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के आसपास एरिया जो भी है, इस एरिया में इसका काम होता है ये सब एरिया के कंट्रोल करना, और ये सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी है, और इसे नोटिफाइड किया गया था 1998 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, ईपीसीए सॉरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो इस ईपीसीए है, ये कहाँ से पावर लेती है अपनी सारे एक्शन या किसी चीज को करने के लिए, ये ईपीसीए एक्ट से, और ये इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर यदि किसी एक्ट से अपना पावर ले रही है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, पर अगर यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब चलते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ईपीसीए जो है इसके टोटल 14 मेंबर हैं, जिसमें जो जो लोग होंगे वो होंगे एनवायरमेंट सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब एनसीटी के जो एनवायरमेंट में सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, जो भी न्यू दिल्ली के म्यूनिसिपल काउंसिल होंगे उनके चेयरमैन वो भी इसके मेंबर होंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ द एनसीटी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी होना चाहिए, और यही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो ये हैं इन्हीं के द्वारा इनिशिएट किया गया था इस वाले ताकि पुराने जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट को ताकि बोले गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से कि आप इसमें एक्शन लें। उसके अलावा
कमिश्नर ऑफ वेरियस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जितने भी वेरियस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली, उनके कमिश्नर्स रहेंगे। उनके इसके अलावा प्रोफेसर होंगे जो कि आईआईटी दिल्ली के हों, या और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था हाल ही में। तो ये सारे चीज़ के ऊपर ये सब थे। तो अगर जेएनयू की जगह में भी कुछ और यूनिवर्सिटी भी दिया जा सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई, तो वो सब नहीं है, जेएनयू और आईआईटी के प्रोफेसर्स इसमें होते हैं मेंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। और जैसे ये नागालैंड से रिलेटेड है तो हम इसे स्टेट्स इन न्यूज़ में लिखेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में नागालैंड ने डिसाइड किया कि वो अपना रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड यानी रीन को लेके आएंगे, ताकि वो जो फेक इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट हैं उससे वो ओवरकम कर सके। क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि फेक सर्टिफिकेट बना के आ गए और वो एक स्ट्रिक्ट चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि रीन, जिससे वो सारे चीज़ को बहुत बार स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद ये रीन सबको देंगे। रीन का जो सर्टिफिकेट होगा ये मिलेगा उनको। तो ये है क्या की फीचर्स, थोड़ा देख लें इनके बारे में। तो ये था कि ये सारा जितने भी अभी तक के जो भी सर्टिफिकेट्स दिए गए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जिसमें नागालैंड भी हो, उन सबका ये मास्टर लिस्ट होगा। और ये मास्टर लिस्ट क्या होगा कि इससे पहले जैसे इनर लाइन परमिट या और भी बहुत सारे जो भी मतलब जो भी सुविधाएं मिले गए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अपने कल्चर को बचाने के लिए, उसका ये सबसे मास्टर होगा नागालैंड के लिए। और इसे बनाया जाएगा एक्सटेंसिव सर्वे, मतलब बहुत ही हाई लेवल का सर्वे हर तरीके से किया जाएगा, उसके बाद इसे बनाया जाएगा। और ये क्यों यूनिक आइडेंटिटी, मतलब व्हाट विल बी द यूनिक आइडेंटिटी लुक लाइक, मतलब कैसा यूनिक आइडेंटिटी चाहिए, तो ये है जितने भी इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स हैं स्टेट की, उनको एक बारकोड, मतलब बारकोड जैसा होता है ना जो भी स्कैन करने के लिए रखते हैं, वो बारकोडेड और नंबर्ड इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट मिलेगा उनको। मतलब जो भी सिटीजन्स होंगे उनको एक बारकोडेड और नंबर्ड इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट टाइप का एक जैसा आधार कार्ड के ये आता है, उसी तरह का ये मिलेगा सारे जो भी होंगे नागालैंड के वासी। अब जानते हैं कि आईएलपी क्या है। जैसे मैंने पहले बोला, आईएलपी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम था इनर लाइन परमिट का, जो कि ऑलरेडी नागालैंड में मौजूद था। पर ये आईएलपी से उन लोग सेटिस्फाई थे नहीं, तो उन्होंने एक अपना पर्सनल रीन लेके आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके ये दिया जाएगा जो भी वहाँ के लोकल्स और जो नागालैंड के वासी होंगे। इसके अलावा आईएलपी जो होगा वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, जो कि इंडियन सिटीजन को रिक्वायर्ड होगा उस सारे प्रोटेक्टेड स्टेट्स में जाने के लिए। जिस भी स्टेट्स में आईएलपी चल रहा है उस सारे स्टेट्स में जाने के लिए आपको आईएलपी लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट, ये क्या है, परमिट। ये परमिट लेने के लिए जैसे जो लोग भी ये सारे जिन स्टेट्स में आईएलपी है, जैसे वो अगर हम वेस्ट बंगाल से या यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ से अगर लोग जा रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, नागालैंड जाना चाह रहे हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पे ये आईएलपी है, तो उनको एक स्पेशल टाइप का परमिट लेना होगा। वो परमिट लेने के बाद ही आप वहाँ जा सकते हैं और सिर्फ ट्रैवल पर्पज से ही जा सकते हैं, और कोई पर्पज के लिए आपको ये आईएलपी नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये जो आईएलपी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, और ये ऑब्लिगेटरी होता है कि आप अगर ये नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप क्या ज़रूरत नहीं है आपको लेने का, पर ऐसा अगर आप जाएंगे वहाँ तो आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आईएलपी का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो आईएलपी का शुरुआत हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से। क्यों? बंगाल ये जो 1873 के टाइम में एक ऐसा माहौल चल रहा था, ताकि उनको प्रोटेक्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अपने क्राउन के जो भी टी और ऑयल और एलिफेंट ट्रेड वगैरह सब हो रहे थे, तो वो बहुत भारी मात्रा में दूसरे लोग आके उसका यूज करके और लेके कुछ बहुत ही जो था वो गड़बड़ हो रही थी। तो उस सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बचाने के लिए अपने जो भी जिस एरिया में जो चीज़ हो रहा है उसको बचाने के लिए ये बिल को एज अ आईएलपी लेके आए थे। उसके अलावा ये क्या आईएलपी जो है फिलहाल अभी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ऑलरेडी है। साथ ही में रिसेंटली 2019 के अभी 2019 के रिसेंट में
मणिपुर को भी इस लिस्ट में ले लिया गया है। और जब मणिपुर को इस लिस्ट में लेने के साथ टोटल अब 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ILP लेना पड़ेगा अगर किसी को भी उस स्टेट्स में एज अ ट्रैवल करना हो तो। आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसा कि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है, तो आप धीरे एक एक करके इसे एनालाइज करके समझ लीजिए कि कितने स्टेट से ILP में आ रहा है एंड कहाँ पे है। और ये नागालैंड से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड भी जान लीजिए, क्यों नागालैंड कितने स्टेट्स को टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है कि नहीं करता है तो कौन से कंट्री को करता है। ठीक है, अब जानते हैं कि हाउ विल बी द प्रोसेस बी मॉनिटर कैसे किया जाएगा। द एंटायर एक्सरसाइज विल बी मॉनिटर्ड बाय द कमिश्नर ऑफ नागालैंड। ठीक है, कमिश्नर ऑफ जो नागालैंड है वो सारे जो रीन के जो प्रोसेस है उनको मॉनिटर करेंगे। उसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एज अ नोडल ऑफिसर रहेंगे वो होंगे रैंक ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेक्रेटरी के रैंक के जो होंगे वो एज अ नोडल ऑफिसर होंगे इस रीन को। और अच्छा, ये रीन को अपडेट कैसे किया जाएगा? तो रीन विल बी अपडेटेड कैसे कि वंस द रीन इज फाइनलाइज, जैसे ही रीन कंप्लीट हुआ उसके बाद कोई फ्रेश इंडिजिनस इनहैबिटेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। कोई भी, अगर जितनी भी नागालैंड के अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ को रीन आज के आज मिल जाएगा। उसके बाद अगर कल कोई भी आते हैं नागालैंड और बोलते हैं कि मैं नागालैंड का ही हूँ तो उनको किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। बस हाँ, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज होंगे उनको सिर्फ फ्यूचर में जाके जब वो अपना एज ले लेंगे तो उनको ये रीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी कल को परसों को तरसों कभी भी आए तो उनको नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नहीं आ रहे हो तो डिसलाइक करके बस अपना कमेंट में ये बता दें रीज़न कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूँ। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।